नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24x7 देख रहे हैं आप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता मुहिम को बड़ा झटका लगा। बिहार में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल कैंसिल हो गई है। अब नए सिरे से इस बैठक की तारीख तय होगी। ये बैठक अब कब होगी इसका पता नहीं है। नीतीश कुमार ने बैठक रद्द होने की जानकारी देते हुए कहा कि समय को लेकर कुछ पार्टियों को आपत्ति थी। पार्टी प्रमुख इस दिन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी है। इस मीटिंग के रद्द होने की मेन वजह कांग्रेस को बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात होने वाली है। केजरीवाल के साथ उनका पूरा डेलीगेशन यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आया। इसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़ बाकी अधिकार दिल्ली की निर्वाचित सरकार को देने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने अध्यादेश में दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई दलों से इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल के इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से वो मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने अध्यादेश को लेकर समर्थन भी मांगा है उनसे। केजरीवाल की ओर से इस मामले में कांग्रेस से भी समय मांगा गया, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की मांग से सहमत नहीं है और उसका रुख अभी इस मामले में स्पष्ट भी नहीं है। वहीं अब केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात होने वाली है अध्यादेश को लेकर, उस पर वो समर्थन मांग रहे हैं। अखिलेश यादव से मांग सकते हैं और थर्ड फ्रंट को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा सकती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में और बात करें केंद्र में किस तरह से अपनी जड़ें जो है फिर से विपक्षी एकता मजबूत करे और किस तरह से विपक्ष जो है वो केंद्र में लामबंद हो सके। इस अध्यादेश के बहाने केजरीवाल लगभग सभी लोगों से मिल लिए, लेकिन अब दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है इन सब में। सबसे बड़ी चीज़ ये जो मीटिंग रद्द हुई, जो मीटिंग होनी थी बिहार में, वो मीटिंग रद्द हुई। वो मीटिंग रद्द होने के पीछे का जो मेन कारण बना वो था कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि समय नहीं है, इसलिए मीटिंग रद्द की गई। वहीं अब हम अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश पर भी कांग्रेस सहमत और असहमत दोनों पक्षोपेक्ष में वो उलझी हुई है। वो इस वक्त तो समझ नहीं पा रही है कि वो अरविंद केजरीवाल का साथ दे या फिर ना दे, क्योंकि उसको भी मालूम है दिल्ली की राजनीति करनी है तो फिलहाल केजरीवाल से दूरी बनानी है, क्योंकि अगर वो केजरीवाल का साथ देते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है उनके खिलाफ भी हो सकती है। इसलिए कांग्रेस भी संभल कर कदम रख रही है। तो कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अश्वनी साहे जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HN में। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आ जाते हैं। धर्मेंद्र भाई, केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात होनी है, अध्यादेश को लेकर मुलाकात होगी। जो दिल्ली के अंदर अध्यादेश लाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उसको लेकर मुलाकात होगी और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और ये मुलाकात आपको कितना कारगर लग रहा सिद्ध होगा? सवाल यहाँ मुलाकात का नहीं है। राजनीति में मुलाकात होते रहना अच्छी बात है। सवाल यहाँ देश किस दिशा में जा रहा है। सवाल ये है कि जनता बदलाव चाहती 2024 में, वो देश से इस सरकार से मुक्ति चाहती है। महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, और तो और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियां हो, मतलब विधायिका और कार्यपालिका का जहां मिलन हो जाता है और न्यायपालिका में भी इन लोगों का इन्फ्लुएंस इस तरह हो गया है, तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और आप देख ही रहे हैं
कि किस तरह से इस सरकार में फासिज्म की तरफ ये ले जा रही है इस देश को, किस तरह से न्यायपालिका को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह कार्यपालिका पूरी तरह से इनके दबाव में है। अब जब इन तीनों स्तंभों का किसी एक व्यक्ति के हाथ में जब नियंत्रित होने लगता है तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का हनन होता है, स्वतंत्रता मर जाती है और विपक्ष के नेताओं पे अनर्गल आरोप लांछन लगा करके उनके साथ गलत तरीके से उनको प्रताड़ित करने का, उनको जेल भेजने का, उनका उत्पीड़न करने का काम होता है, वही सरकार कर रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने एक बहुत, माँ गंगा ने बुलाया है और बहुत प्यारा घोषणा पत्र दिया था। उस घोषणा पत्र में किसान की आय दोगुनी करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और तमाम ऐसी 15 लाख रुपए देंगे, जो कि बाद में बताया जुमला है। इस तरह इन्होंने घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए थे, आज 2024 के भी चुनाव में उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ये धार्मिक रूप से इस देश में बंटवारा करके उसका वोट पाना चाहते हैं, उसका ध्रुवीकरण करना चाहते हैं लोगों का। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि ये देश जो है संविधान चलता है, ये अपने विधान से चलाना चाहते हैं। ये उत्तर देश की जनता जान गई है और हमको लगता है कि 2024 में बहुत बड़े अंतर। धर्मेंद्र भाई, लेकिन जो आज मुलाकात होनी है, उस मुलाकात का क्या मतलब, आप लोग किस दिशा की ओर देख रहे हैं? मुलाकात का उद्देश्य स्वाभाविक है कि विपक्ष के लोग जनता की आवाज को समझ रहे हैं, वो चाहते हैं वोटों का विभाजन न हो विपक्ष के, और साथ अगर लोग रहेंगे, लड़ेंगे, ऐसी संभावना बनेगी, या साथ नहीं भी लड़ते हैं तो जो जहां है वो अपनी ताकत से लड़ करके और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। ठीक है। राज शर्मा जी, सवाल ये है सर कि बात करें बिहार में, तो बिहार में भी कांग्रेस की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनको भी आप समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? और थर्ड फ्रंट की तो बात फिलहाल राहुल गांधी विपक्षी एकता विपक्षी एकता विपक्षी एकता का वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, यहाँ से लेकर विदेश तक। तो विपक्ष एकता कब होगा? जब आप लोग मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं तो विपक्षी एकता क्या मतलब? जब आपको जरूरत हो तो विपक्ष एक हो जाए, जब विपक्ष को जरूरत हो तो राहुल गांधी इधर उधर भटकते रहे। राज शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हम अश्वनी शाही जी के पास चलते हैं। अश्वनी शाही जी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है, होने वाली है, और ये अध्यादेश को लेकर जो लाया गया, उस अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन मांग रहे हैं सबसे। लेकिन इन सबके इतर देखिए, कांग्रेस जो है अभी दूरी बनाई हुई है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तो थर्ड फ्रंट की इसको मजबूती की ओर ले जाने की केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भगवत मान को भी लेकर आ रहे हैं। अब अध्यादेश दिल्ली में लाया गया है, पंजाब के सीएम इनके साथ घूम रहे हैं, पंजाब का काम धाम छोड़ के फिलहाल। तो ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी मीटिंग को? मनीष जी, देखिए, मीटिंग ये लोग कर रहे हैं, इनको करना है, इनको पार्टी भी जो है आगे बढ़ानी है, तो एक मुद्दा चाहिए कोई। उनको पता है कि अध्यादेश आया है और सदन में आते ही अध्यादेश जो है वो पारित भी हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश पारित करने के लिए विपक्ष में बहुमत नहीं है। विपक्ष में गठबंधन जो कर रहे हैं लोग, इसमें जो है कई मतांतर हैं, कई चीजें हैं। यही कांग्रेस आज सब अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल मानती है। उसने नीतीश कुमार जी को एक काम पे लगाया था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। उस काम में नीतीश कुमार जी को कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं 12 तारीख को पटना में रैली होगी, तो कांग्रेस ने कहा नहीं भाई, हम तो हिमाचल भी जीते हैं, कर्नाटक भी जीते हैं, पटना का माहौल बड़ा गर्म है, मतलब गर्मी ज्यादा है। देखिए, पुल गिर रहा है भर भरा कर, उसी तरीके से गठबंधन भी गिर गया है। अब आप आइए शिमला में करिए, वहां का मौसम बहुत बढ़िया है और शिमला हमारा जो है बेहतर है। तो यानी कि ये मैसेज दिया गया कि हम जो है सबसे बड़े विपक्षी दल हैं और आपको जिस काम पर लगाया गया था आप कर चुके, आप आइए, इधर आइए, क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं आ रहे थे उसमें। दूसरी बात, अध्यादेश पर मैं केजरीवाल जी पर भी करता हूँ, यही काम वो भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, उनको समर्थन दे न दे, कांग्रेस तो उनसे दूर है ही है। 238 सीटें हैं राज्यसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है।
238 में 120 हम मानते हैं कि जो है बहुमत के लिए चाहिए। भाजपा के पास 116 है सब सहयोगी दलों का मिलाकर, और आज 93 भाजपा के पास है और सहयोगी दलों का है। उसमें कांग्रेस कह रही है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस बाइकाट करेगी, 18 उनके पास हो जाएंगे। अब बचते 120 है, 111 ही चाहिए। अब 116 है तो गठबंधन वही खत्म। जी बोलिए आप, सुनिए भाई बात है जी, गठबंधन वहीं पर धाराशाही। तो अब ये बताइए, अध्यादेश जब आ रहा है, अध्यादेश के लिए घूम रहे हो आप, और आपका अध्यादेश सदन में गिर जा रहा है, तो विपक्ष में एकता कहाँ है? विपक्ष में एकता नहीं है। आज के दिन में एक कहावत कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी बाराती दूल्हा सबके साथ खड़ी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, सब तैयारी हमारी पूरे प्रदेश में, पूरे देशों में हो रही है, और हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। इनके यहाँ अरविंद केजरीवाल जी अलग दूल्हा बने हैं, शरद पवार जी दूल्हा अलग बने हैं, नीतीश कुमार जी अलग हैं, और सबसे बड़े दूल्हा जो है अमेरिका में इस समय है। बाराती सब अपने अपने घरों में, वहीं बाहर कोई नहीं निकला है। तो अभी बारात कितनी संख्या जाएगी, कितने लोग पहुंचेंगे, दूल्हा कौन होगा? अब आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी जी ने एक फार्मूला दिया इनको कि 200 सीट पर कांग्रेस लड़े, बाकी 275 यानी कि 475 का कोई फार्मूला तैयार हुआ था, 275 पर विपक्ष लड़े। अब कांग्रेस कह रही है हम सबसे बड़ी पार्टी, हम 300 से कम लड़ेंगे ही नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हम वहां पर बंगाल में नहीं दे सकते, अखिलेश जी कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में, रायबरेली, अमेठी सब जगह खड़ा करेंगे। तो कौन सी विपक्षी एकता? आज देखिए तेलंगाना की बात मैं करता हूं, केसीआर जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लपलपा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है, क्योंकि उनकी एक नैतिक मजबूरी है कि वहां पर चुनाव लड़ना उनके विरोध में, वो हो नहीं सकते। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी मिलना चाहते हैं एनडीए से, और वाईएसआर कांग्रेस भी मिलना चाहती है, और पवन कल्याण से हमारा समर्थन वो गठबंधन ही है। तो आज स्थिति ये है कि विपक्ष अपने चर्चा में ही खर्चा हो जाएगा, ये लबोलबाब। राज शर्मा जी, चर्चा में ही विपक्ष खर्चा हो जाएगा। एक सवाल ये भी है राज शर्मा जी कि यहाँ मीटिंग बुलाई जाती है बिहार में, कांग्रेस दूरी बना लेती है, बहाना कर देती है भाई समय नहीं है। अब यहाँ पर अध्यादेश की बात आती है तब भी कांग्रेस दूरी बना लेती है। तो विपक्ष में जो कांग्रेस है, क्या कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है या ये जताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, विपक्ष में अगर रहेंगे तो सबसे आगे राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी रहेगी, उसके बाद कोई पार्टी आएगी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे? वैसे तो विपक्ष का आप लोग मांग रहे हैं समर्थन, लेकिन जब विपक्ष बुलाता है मीटिंग तो आप दूरी बना लेते हैं। तो सर ये चल क्या रहा है? में मानने और ना मानने का सवाल नहीं होता कि कांग्रेस विपक्ष में एक बड़ी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्र की बड़ी पार्टी है। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद पे ही बारात है, खुद पे ही दूल्हा है, खुद पे ही बैंड है। तो मुझे ये तो बता दो पंडित जी कौन है आपके यहाँ? और एक बात आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है, मुझे आप ही बता दिए क्या भारतीय जनता पार्टी में एकता है? आप ये बता दीजिए, अगर 200 सवा 200 सीट रह जाएं तो क्या आपके और बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे? क्या आप ही अपनी एकता बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ आपने गवर्नर साहब को गुजरात से भेजा कि नहीं भेजा? आप ही बता दीजिए कि आप गडकरी साहब को टिकट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप ही बता दीजिए कि आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपसे खुश हैं? और एक और बात इस चैनल पे आंख से आंख डाल के प्रवक्ता जी से कहता हूं, क्या मोदी जी और शाह साहब की पट्टी है? आप ही बता दें। बात बाहर की बात छोड़ दीजिए, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, आपकी बात सुनूंगा मैं, आप ही मुझे बता दीजिए, मैं कह सकता हूं, इसकी प्रूफ दे सकता हूं कि शाह साहब और मोदी जी की नहीं पड़ती। जैसे घर में सास और बहू का झगड़ा तो चलता है, लेकिन ससुर और पति कहता है भाई बाहर ना जाए, वैसे आपका झगड़ा भी बाहर नहीं आ रहा, लेकिन जो आपके यहाँ छेद हैं उनसे सारी रोशनी दिख रही है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के दिल के टुकड़े हजार हुए, तो यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, आने तो दो 24 को। और आपको एक चीज बता दूं, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से भाई कहना चाहता हूं कि विपक्ष की पूरी एका है। आप इसको डेट बदल जा रही, नहीं हो पा रही, किसने किसी को लगाया? एक्चुअली क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी जिस
इसके लिए इस अच्छा, देश के ठीक है। वोटर्स ने, राज शाह जी, मतदाता ने चुना है। राज शर्मा जी, आप विपक्ष एक यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बात मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष में है, सब है। सब है, आप उनका साथ हैं, उनके साथ हैं? देखिए, एक और मेरी बात से, पूरा विपक्ष में वो अलग से कहां से आ गए? So, नहीं, मुझे बताइए वो विपक्ष में मैं सुनिए, मैं तो मेरी अभी बात का बात जवाब देना अभी तो पड़ेगा मैं, भाई। अरे राज भाई, हम तो अभी आपसे पूछने वाले थे उस पे भी, नीतीश कुमार पर भी, लेकिन आप तो अरविंद केजरीवाल पे भड़क गए। मतलब अभी इनसे थोड़ी दूरी है, इनसे दूरी है। आप मुझे बताइए, क्या केजरीवाल साहब विपक्ष में नहीं आते? नहीं, आप विपक्ष में हैं, वो आपके साथ है ना मियां, आपके साथ की बात पूछ रहे हैं। नहीं, विपक्ष में तो आते हैं, आपके साथ है ना? ठीक है, अध्यादेश पर वोटिंग करने जा रहे हैं कि नहीं? अध्यादेश में आप साथ क्यों नहीं दे रहे उनका? वो बात की बात है, वो जब आएगा, जिस दिन क्यों आएगा, बात की बात देखी है? जाएगी। क्यों? हाँ, वो बात की बात है, वो बात की बात है। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है देखिए, अध्यादेश को लेकर? हाँ, अच्छा, एक और बात है, मेरे परिवार का डिसीजन मैं ही लूंगा, हाँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी लेगी। हाँ। हमें जब लेना होगा ले लेंगे। हाँ। अरे हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े नहीं। लिखे को फार्स क्या है? जब बाल मतलब कटेंगे कहिए तो कि सामने पड़ोसी वाले गिरेंगे। से हमारा बड़ा मधुर संबंध है, और फिर उसके साथ जब उसको कोई आपदा आ रही है उसके साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं, और फिर जब कहीं बात होती है तो कहते हैं पड़ोसी के साथ मधुर संबंध है। ठीक है, अश्वनी साहे जी जवाब दीजिए सर। मैं एक राज भाई से एक बात बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में 2 घटनाएं हुई। कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापा पड़ा, और दिल्ली में जो है मनीष सिसोदिया वगैरह गिरफ्तार हुए। कई दल मिलकर ईडी सीबीआई को के विरुद्ध गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहां से सुप्रीम थप्पड़ लग गया, वापस आ गए। लेकिन सुरजेवाला साहब ने कहा कि मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी जायज है, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। और उधर से संजय सिंह कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, वो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं। तो एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बताने वाले, और आज राज भाई कह रहे हैं कि नहीं हम एक हैं। अब ये आप राजस्थान आ जाइए, आप पता है ना मेरे, आप रुक जाइए, अब थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। राज भाई अब देखिए, इतने छेद हमारे भारतीय जनता पार्टी में बता दिए, तो अब देखिए आज जो है हमारी 300 से थोड़ी सी कम सीटें हैं, 303 तो पूरी है ही है, मान के चलिए। लेकिन राजस्थान में देखिए अभी 11 तारीख को सुना गया कि नई पार्टी बन रही है। क्या स्थिति वहां है आपकी? आप छत्तीसगढ़ में देव साहब जो है उधर तीर धनुष ताने हुए हैं, राजा अपना तीर धनुष। तो दूसरे घरों का छेद मत देखिए। फिलहाल हम लोग जो चर्चा पर राज भाई आए हैं कि विपक्ष में जो एकता बनाने की बात हो रही है, जिसको एक जगह लेकर अध्यादेश के नाम पर केजरीवाल साहब घूम रहे हैं, और कांग्रेस ने नीतीश कुमार जी को अपना दूत बनाया है, इसमें कितना है अब बताइए। केसीआर जी पटना आते हैं, लेकिन अपनी रैली करते हैं तो नीतीश कुमार को नहीं बुलाते। हाँ। अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ बोलते हैं, और माकन साहब तो केजरीवाल जी के खिलाफ। टीएमसी भी तो बोल रही है खुलकर, राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर क्या क्या नहीं बोले, ममता बनर्जी क्या क्या नहीं बोली, ममता बनर्जी, राज शर्मा जी क्या क्या नहीं बोली। अब ये सवाल ये है ना, धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं आपके पास, कुछ सेकंड रुकिएगा। राज भाई, सवाल ये है कि यहां पर पहली बात तो आप लोग एक राय नहीं है, आप लोग ना एक, देखिए विचारधारा तो अलग है लेकिन राय भी एक नहीं है ना, बात तो यहां पर ये है। अब यहां पर आप कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, एक तरफ कोई कहता है नीतीश कुमार है, कोई कांग्रेस कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। तो यहां पर यह है कि अब यहां पर सब भ्रष्टाचारी हैं, सब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, और फिर मंच पर एक साथ बैठ जाते हैं। अब भ्रष्टाचारी कैसे बैठ रहे हैं? और या अगर आप सही हैं तो आप भ्रष्टाचारी का साथ क्यों दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हैं तो उनका साथ क्यों दे रहे हैं आप? उनके साथ क्यों गलवैया करने के लिए आप लोग बेकरार हैं? मैं भाई एक बात जरूर कहूंगा, हाँ, और बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगा और बेबाकी से कहूंगा कि राजनीति में कोई भी दोस्ती परमानेंट नहीं होती, अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। मतलब आप मान रहे हैं कि कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा है? आप मान रहे हैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा? मैं नहीं मान रहा हूँ, आप ही तो कह दिए राज भाई। अब क्या, अब जब भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए देश को बर्बाद कर रही है, कुर्सी के लिए देश को बेचने को तैयार बैठी है, कुर्सी के लिए अपने दोस्तों को अमीर बना रही है, जनता को गरीब बना रही है, तो ये सवाल विपक्ष से क्यों?
भाई ये सवाल तो सत्ताधारी से भी हो सकता नेशनल है। हेराल्ड पे भी बोला कीजिए ना, तब आप लोग उन सब मुद्दों पर अच्छा, क्यों नहीं एक और बोलते बात, हैं? मेरी आप तो एक लोग कहावत है, उस मुद्दे पर भी नहीं don't बोलते हैं, regard कोयला don't घोटाले regard पर भी that नहीं is बोलते हैं past। सर, कोयला तो घोटाले आखिर पर में भी ये नहीं 2G बोलते हैं। स्पेक्ट्रम चला था, क्या मिला उसमें? राहुल गांधी जी को केस तो 6 अभी बार भी चल बुला ही रहा दिया। है। बताइए ईडी ने क्या ले लिया राहुल जी का? केस तो चल रहा है ना सर पॉइंट उसमें। बराबर भी केस अगर तो राहुल जी की अब गलती केस मिल अदालत जाती, में चल रहा है, उसमें अब ये लोग क्या जाने केस, अब वो अदालत जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो क्या अदालत मिला था? ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी अमर बेल नहीं खाई हुई है, और ये सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है कि ये जिसको कह दे वो चोर है। आप ही कह रहे थे बैंड बाजा, इनके पास पंडित कहाँ है? अरे बैंड बाजा बारात तो तब सक्सेस होगी। पंडित ये आप लोग किसे ले लेंगे? ठीक है धर्मेंद्र भाई जवाब दीजिए। धर्मेंद्र भाई पूर्ण बातें हैं जी। 2024 को देख करके, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको छापा पड़ा, उनको छापा पड़ा। देखिए जो छापा पड़ता है तो सीधे विपक्ष के नेताओं पे छापा डालते हैं दबाव बनाने के लिए, और अगर कोई चला गया भारतीय जनता पार्टी में तो वॉशिंग मशीन तरह धुल जाता है। कल से उसको जो है इनके गृह मंत्री जी पट्टा पहनाने लगते हैं मंच पर। तो ये तो एजेंसियों का खुला दुरुपयोग हो रहा है, जनता देख रही है। नहीं 2024 के बाद, अभी 2024 के पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एक चीज नहीं समझ पाए धर्मेंद्र भाई, एक चीज हम नहीं समझ पा रहे, ये समझाइएगा, आज आपसे हम समझेंगे। कर्नाटक में हारी बीजेपी, जीती कांग्रेस, खुश इतना आप लोग हो रहे हैं कि हम आपसे क्या, ये हम समझ नहीं पा रहे। हम हर टीवी चैनल में, हम डिबेट में सपा के जितने भी नेता हैं, यहाँ पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई है बीजेपी की निकाय चुनाव में, ये चुनाव में एमएलसी को लेकर, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे धर्मेंद्र भाई, ये कैसे खुशी है? नहीं मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आप साइकिल की सवारी कराने को, आप लोग साइकिल की सवारी भी नहीं कराना चाहते हैं उन्हें, और लेकिन खुश बहुत हो जाते हैं कर्नाटक में। नहीं, हमारा कहने का मतलब है इनके झूठ का पुलिंदा जो है खुल गया है। अब जनता समझदार, पढ़ी लिखी जनता और इनकी चीजों को जान करके कर्नाटक में उसने घेर लिया तो क्या स्थिति हुई आपने देख लिया। और नोट करें, अभी आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है और राजस्थान का है, 3 बड़े राज्यों का चुनाव है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भाई इसमें देखिए 2 चीजें आ रहे, अश्विनी भाई आ रहे, धर्मेंद्र भाई इसमें एक चीज और भी इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आप खुश हैं, कांग्रेस जीती है कर्नाटक में, अच्छे अंतराल से जीती है, अच्छी बात है, आप खुश हैं। हम उत्तर प्रदेश का रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जो इंटरनल सर्वे है, इनकी सोच उड़ गई उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों और नेताओं की। एक बंसल जी थे, उनका मुख्यमंत्री जी से क्या आंकड़ा था हटाया गया, पुनः उनको उत्तर प्रदेश लाए। जो इनका इंटरनल सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दहाई में नहीं पहुंच रहे हैं। इनके बड़े नेता, 17 बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, ये विधानसभा चुनाव में भी तो आप लोग कहे थे, ये विधानसभा चुनाव में भी तो आप लोग कह रहे थे, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो जा रहा है। लेकिन ठीक है धर्मेंद्र भाई, एक सवाल है धर्मेंद्र भाई, देखिए कर्नाटक में, अरे सुनिए ना, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर फिर आप यहाँ पर बैठ के, अभी आपने सवालों से, जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था, आपने कहा था लोकतंत्र की हत्या की बात की थी। अब यहाँ पर कर्नाटक में जीते हैं, लोकतंत्र था, बचा था, तभी तो जीत गए। ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की अगर कोशिश करते, तो अगर केंद्र चाहती तो उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं था वहाँ पर, लेकिन चीजें सही तरीके से हुई हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस को अच्छी मिला, वो जीती है। तो सर लोकतंत्र अच्छे से चल रहा है, उसमें फिर बार बार लोकतंत्र की हत्या की बात क्यों हो जाती है? बात देखिए महत्वपूर्ण है, क्या शिव कुमार जी पे सीबीआई नहीं गई थी? क्या कर्नाटक के और नेताओं के यहाँ सीबीआई नहीं गई थी? नहीं, वहाँ ठीक है, विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष में थी ना, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करके उनको दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी। ठीक है अश्विनी शाही जी, भाई साहब देखिए 2 सवाल हैं। एक तो आप लोग वो वॉशिंग मशीन बताइए पूछ रहे हैं कि जिससे लोग धुलकर साफ हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि भाई आप लोग सीबीआई और ईडी को बार बार भेज दे रहे हैं, और ये 2024 में भी खेल खेला जा रहा है, इसलिए सारा चीज जो है सब गड़बड़ हो रही है मामला। रूप से मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे भाई धर्मेंद्र भाई जो कह रहे हैं, अभी यही सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे उसी ईडी और सीबीआई के खिलाफ। अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ गलत लगता तो ये कह देता कि नहीं भाई छोड़ दीजिए, गलत कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा चोरों को पकड़िए, जो चोर नहीं है वो निकल कर आ जाएगा बाहर। तो
स्पष्ट रूप से इन लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम थप्पड़ पड़ा, लेकिन वो भी नहीं मानेंगे। रोज सवेरे शाम बैठकर जो है कहेंगे कि नहीं भाजपा भेज देती है, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग। अब मैं कहता हूं कर्नाटक चुनाव की बात जो अभी हम धर्मेंद्र जी कह रहे थे, राज भाई की बात नहीं कर रहा, धर्मेंद्र जी कह रहे थे और आपने उस पर टोका भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक हो या हिमाचल हो या कोई भी प्रदेश हो, जनता जनार्दन होती है। अगर वो हमको हराती है तो आत्मसात करेंगे, अगर जीताती है तो उसका भी हम जश्न मनाएंगे। इस लोकतंत्र में हम भरोसा रखते हैं, जिसको व्हाइट हाउस भी कह रहा है। राहुल गांधी जी जाकर लोकतंत्र की हत्या बताते हैं चारों तरफ, व्हाइट हाउस कह रहा है कि लोकतंत्र देखना हो तो हिंदुस्तान में दिल्ली जाइए, वहां पर लोकतंत्र जीवंत है। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो आप लोगों ने सहायता क्यों नहीं की। आज का बहस का मुद्दा ये नहीं है मनीष जी, मैं दूसरे विषय पर भटकना नहीं चाहता, लेकिन मैंने नोट किया राजनीति अस्थायी होती है, दोस्ती दुश्मनी। बहुत अच्छी बात कहा राज भाई ने, और ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है कि अस्थायी दुश्मनी और दोस्ती दोनों है, अस्थायी कुछ नहीं है। मगर दो तीन बातें आती हैं। आप किसी भी तरीके से कहीं जाते हैं, दिल्ली में मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं दिल्ली का लेता हूं, और कांग्रेस जो है, देखिए पिछला 19 का चुनाव था मनीष भाई, 261 सीटों पर या तो जीत गई कांग्रेस या दूसरे नंबर पर रही, यानी कि कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है देश में, जितना जीती उसके बाद दूसरे नंबर। 200 सीटों पर लड़ने की जो है सलाह दे रही है ममता जी। दिल्ली में 7 सीटें हैं, मैं उदाहरण देता हूं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पाती है 4%, यूपी में 4% और बंगाल में 0 हो गया इनका। लेकिन लोकसभा में दिल्ली में 22% वोट पाते हैं, उत्तर प्रदेश में 6% और बंगाल में 5%। तो दिल्ली में अगर 7 सीटें हैं तो क्या 22% इनका वोट शेयर रहता है, तो क्या केजरीवाल जी इनको सीट देंगे 7 में 5? तब तो गठबंधन होगा, तब तो इनके गठबंधन की जो वो माना जाएगा कि बेहतर चल रहा है। वो होने नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, धर्मेंद्र भाई सुने जरा इसको, अखिलेश जी कह चुके हैं कि रायबरेली और अमेठी में भी हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जहां पर वो राहुल जी और सोनिया जी के लिए प्रत्याशी खड़ा नहीं करते थे। जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो नहीं करते थे। लेकिन रायबरेली अमेठी में भी प्रत्याशी देने की बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहां दिख गया, केजरीवाल जी का और वहां उनका दिख गया। पंजाब में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी है, भारतीय जनता पार्टी तो वहां है नहीं। आम आदमी पार्टी 91 सीट जीती है। कितनी 13 में कितनी लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस को देने जा रही है। क्या गठबंधन वहां हो रहा है? नहीं हो रहा है। बिहार आ जाइए, राष्ट्रीय जनता दल का एक अभी कुम्हार प्रजापति का सम्मेलन हुआ, मुख्य अतिथि कौन था? तेजस्वी यादव। लेकिन उनके पहले पहुंच गए कन्हैया जी, उनको विशेष अतिथि बुलाया गया था। तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ये देखने को मिल रहा है। तो अब आरजेडी जो है दूसरे नंबर की पार्टी है, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, चलिए दोनों मिलकर 1 नंबर की पार्टी हो गए। तो कांग्रेस को कहां रखेंगे ये लोग? कितनी सीटें देंगे? इसीलिए तो कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं है राज भाई की कांग्रेस इसीलिए बड़ी स्थिति में, दूसरे दुर्लभ स्थिति में हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या, क्योंकि देखिए अश्विनी जी ने कुछ पॉइंट उठाए, उस पर समझना पड़ेगा। हाँ, मैं एक लाइन का अपनी बात को समाप्त करता हूं कि देखिए कांग्रेस जो है पूरे देश में, अभी राज भाई ने भी कहा और मानने वाली बात है, बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं वो छोटे दल है। राजभर जी हो गए, चाहे हम पवन कल्याण जी की बात कर रहे हैं, या जो हमारे अलायंस अपना दल हो गया, लेकिन कांग्रेस के साथ जो दल है वो उनके बड़े भाई की भूमिका में है, जिसका मैंने नाम लिया। तो क्या कांग्रेस छोटा भाई बनना पसंद करेगी या वो लोग उसको बड़ा भाई बनाकर आगे पेश करेंगे? ये एक यक्ष प्रश्न होगा 2024 के लिए। राज शर्मा जी जवाब दीजिए सर। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अभी एक भाई ने कही थी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को कहा नहीं लथाड़ा कि चोरों को पकड़ो। बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा था चोरों को पकड़ो, लेकिन आप इतना तो बता दो क्या सारे चोर विपक्ष में, पक्ष में नहीं है?
कौन सा चश्मा पहना कि एक आंख से तो दिख रहा है कि विपक्ष में चोर हैं, और जो पक्ष में चोर बैठे हैं उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे अश्वनी भाई हमारी पार्टी के बारे में चिंता कर रहे हैं। यानी कि इनको भी आभास हो गया 2024 का कि कुछ लोचा गलत होने वाला है, ये भी अपना रास्ता खोज रहे हैं। और मैं निश्चित अश्वनी भाई, मुझे बहुत दिनों बाद ऐसे भाई मिले जो कम से कम हमारे लिए सिंपैथी रख रहे हो, वरना तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमें खा जाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। और आपने भविष्य को भांपा, आपने भविष्य को भांप लिया कि आने वाला टाइम वाकई कांग्रेस का है और विपक्षी दलों का है। ये तो आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ना कुछ आप राज भाई ज्यादा सोच लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि विपक्षी दलों का है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस को सीट देगी दिल्ली में 5 अरविंद केजरीवाल, या फिर बिहार में सीट देगी ज्यादा, अब जब बंगाल में सीट मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा बोलना बिल्कुल बेकार है। हाँ। मैं भाई से जवाब लूंगा भाई। हाँ। आप तो हमारे बीच में रेफरी हैं। हाँ। जहां मैं गलत बोलूं वहां रोक दो बस। हाँ। कि भाई नहीं मर्यादा में रहो। और दूसरी बात, हम सुनेंगे राज भाई आपको सिर्फ। ठीक है राज भाई, बोलिए, आप बोलिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आपको अगर ये भारतीय जनता पार्टी 150 से 200 सीट में रह गई तो याद रखिएगा जितने इंपोर्ट हुए हैं ना वो भी एक्सपोर्ट करने पड़ जाएंगे आपको। जैसे मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं। अच्छा। क्योंकि जितने भी नेता हैं वो सब या तो कांग्रेस से गए हैं या 2-4 दूसरी पार्टियों से गए हैं। तो नेता तो हमारी पार्टी बनाती है। आपके यहाँ कहाँ नेता है भाई? आपके यहाँ अमित शाह जी और आदरणीय मेरे यशस्वी जी, प्रधानमंत्री जी, इनके सिवा किसी की लेकिन ममता बनर्जी तो ढूंढ रही हैं कि कांग्रेस में नेता नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं रख सकते वो, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है राहुल गांधी कोई नेता ही नहीं है, वो तो ढूंढ रही है नेता। कांग्रेस में जो बड़े नेता कोई दिख ही नहीं रहे, ऐसा कह रही है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेता देखिए ना, हमारा जननायक नेता राहुल गांधी जी सांसद ही इन्होंने छीन ली। लेकिन अगर वो बोलते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी रात की नींद चोरी हो जाती है। लेकिन फिर विदेश वाले भी बोलते हैं लोकतंत्र जिंदा है, फिर अमेरिका वाले बोलते हैं लोकतंत्र जिंदा है, दिल्ली में जाके देख हमारी वजह से जिंदा है भाई। अच्छा, आप मेरी बात सुनेंगे भाई। अब मैं एक और बात कह रहा हूँ। आप लोग कहते हो राहुल जी ने अमेरिका में कह दिया, मोदी जी राहुल जी खुद कह रहे हैं। राज भाई, हम लोग कुछ नहीं कह रहे, राहुल जी खुद कह रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है भाई। आज जो संसद भवन में जो होती है ना, जब पार्लियामेंट चल रही होती है, वो खबर अमेरिका में पढ़ते हैं। अब क्या है, हम लोग विश्व में डिस्टेंस लेस जी रहे हैं। यहाँ की बात, ये मेरी बात ऑस्ट्रेलिया में सुनी जा रही होगी, पाकिस्तान में सुनी जा रही होगी। तो अब ये एक तो बेचारा प्रवृत्ति मेरे देश में ना लाए। अश्वनी भाई, आप बहुत अच्छे हो और आपने भांप तो लिया, इस बात को मानूंगा। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने 2024 को भांपा। और कभी जीवन में अगर ऐसा हुआ तो आपका स्वागत है, वेलकम है। ये मतलब गले मिलेंगे राज भाई आप? हाँ जी, कह रहे अश्वनी भाई से गले मिलेंगे? एक आवाज नहीं आ रही आपकी। कह रहे राज भाई अश्वनी भाई से गले मिलेंगे? अरे हम तो उस पार्टी के नेतागिरी का हैं जहां पे सबको गले लगा के हम लोग। फिर अश्वनी भाई ने एक अच्छी बात बोली। मैं बेसिकली पॉजिटिव व्यक्तियों को बहुत अच्छा मानता हूँ। मुझे नकारात्मक बातें भाई वाकई पसंद नहीं आती। सच होता है, चाहे उसको कितना भी बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे, वो जो बोल रहे मैं समझ रहा हूं। धर्मेंद्र भाई, देखिए सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी या उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को क्या सीट देगी अच्छी खासी? फिलहाल उन्होंने तो पहले कह दिया हम नहीं देंगे, जिसके साथ गठबंधन है उसी के साथ चलेंगे। लेकिन और इसीलिए ममता बनर्जी एक फॉर्मूला भी लेकर आए, जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वो उस राज्य से चुनाव लड़े और वो अच्छा करके दिखाए। ममता बनर्जी ने फार्मूला भी दे दिया, अखिलेश यादव भी इस फार्मूले को मान रहे हैं। अब इससे ये समझा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो, और भी जो नीतीश कुमार है, वो ममता बनर्जी हैं, वो लोग जो है ये सहमत नहीं है कि वहां पर कोई आए और किसी को सीट दी जाए, क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है वो वहां पर मजबूत हैं।
चलिए, वहाँ नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव कहाँ हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल हैं और अच्छी संख्या में हम बहुत मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर है। सवाल यहाँ ये नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा, वो सब तय हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी बात कह रहे थे। देखिए, देश के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, आप गिन लीजिए, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना से लेकर के आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सीटें जोड़ने भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है 2024 में। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश देख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे पनपी और उन लोगों का बड़ा योगदान रहा, यहाँ के सब बड़े नेता रहे। लेकिन किस तरह से गुजरात के दो लोग, एक कंपनी आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके सीईओ मोदी जी हैं और जिसके मैनेजमेंट देखने वाले अमित शाह साहब हैं, ये दो लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सारी लीडरशिप को समाप्त करके कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा ही नहीं कर लेते हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में नेता रह ही नहीं गया। हम इस बात से सहमत है राज भाई। धर्मेंद्र भाई, आप क्या कौन नेता है? धर्मेंद्र भाई, आप केवल और एक सीईओ है जिनके ऊपर पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, वो मोनार्की लाना चाहते हैं। और देखिए, ऐसा है, इसके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, हिंदी इतने बड़े प्रदेश। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप बताइए ना, आप क्या कौन बड़ा नेता, जरा बताएंगे? देखिए, पूरे भारत में, देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी नेता हैं और नौजवान। बस आप क्या अखिलेश यादव, आपकी जवान आकर टिक गए अखिलेश यादव पर? हमारे जैसा यूथ, हमारे जैसा तो वैसे ये अश्विनी भाई कहते हैं हमारे नेता तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता सीएम योगी हैं, ये कहते हैं। मैं जनता की जो मांग, जनता की जो ये समझ है और जो जनता इस समय 2024 के लिए जो सोच के बैठी है, मैं वो बात बता रहा हूँ। इसको पार्टीगत मत लीजिए। जनता मान चुकी है कि गुजरात एक प्रदेश है और वर्षक पूरा देश है। गुजरात के दो नेता आकर के पूरे देश पर झूठ बोल करके जो कब्जा किए हैं, इस बार उनसे मुक्ति लेनी है। गुजरात मतलब गुजरात देश में नहीं आता है, भारत में नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आप गुजरात क्यों बोल रहे हैं सर? वो भी भारत के ही हैं, माँ गंगा ने मोदी भारत के ही हैं। माँ गंगा के साथ इन्होंने क्या किया? और देश में जिस तरह बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार, जिस तरह से बड़े पैमाने पर केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका नेतृत्व जो गुजराती कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से। फिर आप गुजराती पर आ गए सर, फिर आप गुजराती पर आ गए। अब ये हमको बताइए, आप हमको बताइएगा जरा कि ये आप लोग ये जो गठबंधन कर रहे हैं, ये गठबंधन कर रहे हैं, अगर नीतीश बाबू को अगर जान लीजिए आप पीएम का चेहरा बना देंगे तो क्या कहेंगे आप कि एक बिहारी आ गया? या फिर अगर ममता को बनाते हैं तो क्या कहेंगे, एक बंगाली आ गई? अरे क्या महाराज, ऐसी बात करते हैं सर। देखिए, किसी भी को नेता बनाएंगे तो अच्छे आदमी हो धर्मेंद्र भाई, इस तरह की बात थोड़ी। सरकार में पहला 1 नंबर 2 नंबर गुजराती बड़े दिमागदार होते हैं, आपको मालूम है ना? सुनिए धर्मेंद्र भाई, गुजराती बड़े दिमागदार होते हैं धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई, गुजराती बड़े दिमागदार होते हैं, ये भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, नहीं, हम एक दिमागदार से तभी जनता को, देखिए ऐसा है ना, झूठ की चाशनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। देश की जनता 2 बार, एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, लगातार और बहुत बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता के जो धर्मेंद्र भाई, एक छोटे से सवाल का जवाब लेंगे आपसे। सुनिए, एक छोटे से सवाल का जवाब लेंगे, ठीक है? अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, वो लोग अगर हो सकता है आपकी नजर से खराब कर रहे हो, ठीक है, हो आपने कुछ देखा हो, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, आप मुख्यमंत्री आपके भी यहाँ रहे, आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, ऐसा कोई काम बता दीजिए जो आप लोगों ने गठजोड़ करके कर दिया और यूपी एकदम बिल्कुल निहाल हो गया, यूपी एकदम बिल्कुल नैनीताल हो गया, एकदम बिल्कुल यूपी अमेरिका और हो गया, बताइए ना सर। बिल्कुल सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, हम बताएं, आप गिनाएंगे, क्या गिनाएंगे आप? एक रोड गिना देंगे और एक गिना देंगे आपने ये जो स्टेडियम बनाया, उसके अलावा तीसरा तो हमने आज तक अखिलेश यादव को नहीं सुना कि वो कुछ बोलते हैं। स्तर उठाने के लिए अगर समाजवादी पेंशन हमने लगाया महिलाओं के लिए, तो लोहिया गाँव, जनेश्वर गाँव,
लेकर के केवल हाँ, एक्सप्रेस वे ठीक बात है, नहीं, कितने एक्सप्रेस दिए वे गए मैंने कभी जो पता भी नहीं बताया, चला। ठीक है, मुझे अश्विनी क्या भाई है, जवाब ऐसा दीजिए। एक्सप्रेस वे आज ठीक पूरे है, देश में ठीक है भारतीय धर्मेंद्र जनता भाई जवाब पार्टी भी की ले डबल लीजिए। इंजन और ट्रिपल इंजन ठीक है सरकार धर्मेंद्र नहीं भाई बना जवाब पाई। ले लीजिए, अश्विनी और भाई जवाब आईटी दीजिए। सिटी लखनऊ के अंदर आई, देखिए आईटी सिटी, इतनी और हमने ठीक है बुंदेलखंड में धर्मेंद्र भाई तालाब और जवाब भी पानी ले की लीजिए व्यवस्था ना। की। अश्विनी हाँ, भाई देखिए पूर्वांचल इतनी में स्कीम लेके आए हैं, सब सारी स्कीम कहाँ और है दूसरी इनकी। जब जो पूर्वांचल मैं एक्सप्रेस वे हम ले आए थे, देखिए अभी हम उस पर चारों 2017 तरफ ठीक है में ठीक है ठीक किसानों है के लिए धर्मेंद्र भाई आ जा भंडारण रहे की हैं, आ जा व्यवस्था हो, धर्मेंद्र भाई आ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, किस तरह से इसको काट दिया गया। हाँ ठीक है। अच्छा भ्रष्टाचार सोनी चरम भाई पर है, आप इतनी देखिए। इतनी व्यवस्था जी, थी, जी, इतनी जी। व्यवस्था लेकर आए, मैं बता बताइए रहा हूँ। सपा वाले। हाँ देखिए, एक 2017 में अखिलेश जी ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। हाँ जनता ने बता दिया क्या काम किया इन्होंने, और काम बोलता रह गया। एक्सप्रेस वे आपने तुरंत नाम ले लिया क्योंकि अखिलेश जी उतरे नहीं है उस पर से। एक एक्सप्रेस वे अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं, मैं भी चलता हूं उस पर। अच्छा प्रदेश के विकास के लिए अखिलेश जी ने एक सड़क बनाया, एक मायावती जी ने बनाया उसके पहले, जिसका फीता अखिलेश जी ने काटा था। मायावती जी ने बनाया था यमुना एक्सप्रेस वे, फीता अखिलेश जी ने काटा था। तो उसके बाद 19 एक्सप्रेस वे वाला अकेला प्रदेश कुछ ही दिन बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये कब बना भाई? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। गंगा एक्सप्रेस वे लगभग 2024 में खत्म हो जाएगा पूर्वांचल, अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज का जो आपका विषय है विकास पर, किसी दिन हम लोग बहस रख लीजिए मनीष भाई, मैं कहता हूं, और समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता को बुला लीजिए, एक एक बात का जवाब दूंगा, ये लोग जलेबी न बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज अभी हो रहा है, ये पहले जो प्रमुख बात है सीटों के बंटवारे की, उसको उन्होंने गौड़ कर दिया, वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अभी नगर निगम के चुनाव हुए, अखिलेश यादव जी यहां अपनी हार का गम नहीं मना रहे हैं, कर्नाटक के कांग्रेस के जीत की खुशी मना रहे हैं। ये अजीब बात है भाई कि कांग्रेस जीत गई, और दो बच्चों की जोड़ी जब बनी थी, दो बालकों की जोड़ी, उसके बाद जैसे ही एक महीना बीता तुरंत अलग हो गए, साइकिल से उतार के पंजे को फेंक दिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने, आपका क्या योगदान है भाई? गए थे एक दिन प्रचार करने आप। और मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं राज भाई की बात का जवाब दूंगा कि समाजवादी पार्टी तुम ही पे शुरू, तुम ही पे खत्म। अखिलेश यादव जी पर शुरू, अखिलेश यादव जी पर खत्म। अब कांग्रेस पर आता हूं, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। राज भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव राजनीति करती है। आज विपक्ष जो है नेगेटिव राजनीति कर रहा है। आज तक भाई जी, ये चैनल पे कह सकता हूँ आप ही पॉजिटिव प्रवक्ता मिले, बाकी तो सब दाएं के बाएं, ईरान की बात तुरान। चलो आगे बोलिए, फिर होगी टू दी पॉइंट बात हम लोग करें। अब आप ये बताइए, आपने कहा कि देश में सब आप ही के दल के लोग हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, और आज जो कांग्रेस है, जो 69 में इंदिरा जी जब कांग्रेस से निकाल दी गई, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस आर बनाया, बाद में उसका नाम कांग्रेस आई हुआ। राज भाई, आज 122 साल पुरानी कांग्रेस आप जोड़कर चलते हैं। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में देखिए, कहीं से भी कोई राजनेता अगर निकला होगा तो कांग्रेस का उसका इतिहास रहा होगा। आरएसएस से निकला होगा वो आदमी, वो भी शायद कांग्रेस में रहा हो, क्योंकि वो कांग्रेस एक दूसरी थी एक लड़ाई में। आज आप राहुल जी की कांग्रेस और सोनिया जी की कांग्रेस, वो मत समझे अपने आप को, क्योंकि मैंने 2-3 जो सवाल किया प्रियंका गांधी वाड्रा को, अभी की क्या समझे? अभी मैं बता रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव का पद क्यों छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? आज एक हमको सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद वो छोड़ रही हैं, क्योंकि 7% से 1.5% पर वोट लाने का श्रेय उनको जाता है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश में देती हैं, पंजाब में जाकर भूल जाती हैं। नहीं है, चन्नी साहब लखीमपुर में दुर्घटना होती है, 50 लाख देते हैं, बघेल साहब 50 लाख देते हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर एक दलित युवक काटा जाता है किसान आंदोलन में, उसके घर पर जाकर 5 रुपए चन्नी साहब नहीं देते हैं। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है वो सबके सामने आ चुका है, और अभी आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन आप अपने विरोधी जो भाई है, जो आपको अपनाने की बात सोच रहा है, जिसको आप अपनाने की बात सोच रहे हैं, अभी पहले वहां लड़ लीजिए। आपको सम्मानित सीट दे दे या सम्मानित आपका व्यवहार कर ले, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आज आप भारतीय जनता पार्टी की वजह से 2 चीजें हुई हैं। ये अंतिम लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि पहली बार आप
कांग्रेस ने ये नहीं सोचा था कि हमको लोकसभा में विरोधी दल के नेता का कुर्सी भी नहीं मिलेगा। नहीं, आप यहाँ दूसरी पे बात, कहूँगा, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैं अरे मेरी समझ बात आ खत्म रहे कर रहा हूँ। अपनी बात खत्म यही कर खत्म ले, हो बात रहा खत्म है। कर यही ले। तो दोहरा एक चरित्र लाइन, आ रहे एक लाइन। मैं बोलूंगा। अपनी बात खत्म और कर ले, हाँ। आज राहुल गांधी जी जो गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में जाकर हमको अलग खाने की व्यवस्था, अलग रहने की व्यवस्था, अलग पासपोर्ट में मतलब वीआईपी व्यवस्था, एक आम आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा था कि गांधी परिवार का भी कोई चश्मो चिराग एक आम आदमी का भी जिंदगी जी रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जो आज दो चीजों को कांग्रेस को लेकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, राज भाई जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ, आपने कहा था 2 बबुआ। भाई साहब, क्या अश्वनी भाई आप 50-55 साल के बच्चा कहते हो उन्हें? तो मैं कह रहा हूँ, मेरे जो मुख्यमंत्री जिन्हें मैं भी प्यार करता हूँ, वो भी शायद 52-51 के होंगे। क्या उन्हें बबुआ कह देंगे आप? मुझे लग रहा है आप भी इतनी उम्र के हो, क्या आपको बबुआ कहा जा सकता है? यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा विपक्ष का नेता। राज भाई, बबुआ शब्द कैसे खराब है, ये हमको जरा बताइएगा। नहीं, ताने में एक और मेरी बात सुनो। किसी को मैं कह रहा खराब है, किसी को कहना अरे मेरे बच्चे और लल्ला, बच्चे और लल्ला में एक है, लल्ला ताना भी है। जैसे मैं कह रहा राम राम, सीताराम, जय श्री राम, बड़ा अंतर है। राम तो है ही। चलिए, मैं फिर इधर की उधर हो जाएगी भाई। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी थोड़ा नॉर्मल। शर्मा जी बोलिए। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि विपक्ष पे नहीं है, ये हमारी ही पार्टी की सरकार थी जब आप लोगों का एक भी व्यक्ति नहीं था। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब और एक मुझे याद नहीं आ रहा, उनको इस्तीफा दिला के लड़ा के कहा था। हमारी ही सरकार थी, राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तब वाकई लोकतंत्र था, तब वाकई पक्ष और विपक्ष में मतभेद तो थे मगर मनभेद नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं आ जाऊंगा कि चोरों को पकड़ो, तो मुझे अश्वनी भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 2-4 चोर अपनी हवेली में भी देख लो जो खूब भर रहे हैं, दूसरों की तो निगाहों देख रहे हो भाई आप। और एक कहावत है पुरानी, जिसके घर शीशे के वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। मैं तो कहता हूँ आपके घर शीशे के संग जालीदार भी हैं, आपका भी सब दिख रहा है। लेकिन सैया भाई कोतवाल, फिर आप अभी भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र चल रहा है। कहाँ गया लोकतंत्र? जहां एक प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, जब एक सांसद को इस्तीफा नहीं मांग सकते, तो वो मजबूत हाथ का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वो मजबूर हाथ का हो सकता है। दोस्त, अगर आज ये होती, आज वो महिलाएं, टेरर देखिए आप अपनी सरकार का, आप अपनी सरकार की, अब मैं आपके सामने शब्द नहीं लेना चाह रहा, दबंगियत देखिए कि वो बच्चे ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए। आज अच्छा है आप बोल रहे हैं, आप बहुत पोलाइट हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, वरना मैं उग्र टाइप का हूं वैसे। मगर आपने कभी कहा क्या शाह साहब पहले नहीं आ सकते थे? बताइए आप। अभी लड़कियों का हो जाए, अभी कोई एक लवर का मर्डर हो जाए, ओहो, इतना हल्ला मचाती है भारतीय जनता पार्टी जैसे आग लग गई होगी। अभी आप देखिए, एक और मैं बात जाऊंगा, हालांकि फिर वो ऑफ दी पाथ हो जाएगी। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ था, जिस भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष ने, वहां पे एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है, उसके लिए पूरा पहाड़ पौड़ी गढ़वाल बंद करा दिया था। उन्होंने ही, आपके नेता ने कार्ड छपाया अपनी लड़की का एक मुस्लिम युवक से शादी करते हुए। दोस्त, तो दोहरा चरित्र ये होता है कि आप खाओ तो आम खट्टा, मैं खाऊं तो मीठा। तो ये मत कहना, ये आज कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं होता था भाई। कब होता था बताइए आप? कांग्रेस का जमाना था जब प्रधानमंत्री ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी, ये मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपने ही मिनिस्टरों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते थे। आज मेरे 56 इंच के प्रधानमंत्री, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो ये कहते नहीं सकते कि ये देश आत्मनिर्भर है। मैं आत्मनिर्भरता में भी सवाल पूछूंगा कि आत्मनिर्भर देश नहीं, जब देश की जनता होती है, जब देश का होता है। तीसरी बात, आप लोग कहते हैं पकोड़ा चलने को ये रोजगार है, वो जीविका का साधन है। 200, 300, 400 रुपए आप दिन का कमा रहे हो, उससे जीविका चलती है, रोजगार नहीं है। रोजगार उसे कहा जाता है जिसमें आप अपने बीवी बच्चों और मेरे जैसे दोस्त को, अश्वनी भाई, आपके घर में आऊं तो चाय पिला सको। आप लोग 400 रुपए के पकौड़े को बेचने के लिए कहते हो देश आत्मनिर्भर हो गया। रोजगार
विसर्जन कर चुके हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, गलत पार्टी में हो, ये मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। बेहतरीन इंसान, मेरी डिबेट करने की लाइफ में आप बेहतरीन प्रवक्ता हो मेरे, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ऐसे ही आप अपने संग लोगों को सुधारो, क्योंकि अच्छी संगति से आपके लोग सुधरे और पॉजिटिव बोले। मैं आपकी बात का कोई खंडन नहीं कर रहा, आपने बोला बहुत शालीनता से, मगर इस देश को बचा लो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ये देश को जितना ईस्ट इंडिया ने नहीं खाया, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा रही है। आज आप कहना, मैं एक में खत्म कर देता हूं। आज एक लाइन हो गई है, एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है और दूसरे के पास 10 रुपए है, तो चुंबक की तरह वो भी खींच ले रहा है। बताइए मुझे, आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं आप। जैसे अभी आपने धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे, आपने कहा था किसी दिन डिबेट रख लेना, मैं आपको बताऊंगा यूपी में क्या हुआ। मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, आप योगी जी के 3 काम गिना दीजिए मुझे, अच्छे काम गिना, अच्छे मतलब अच्छे बुरे का मैं नहीं, काम गिना दीजिए जो यूपी के उसके लेकर आप बता दीजिए। अश्विनी भाई ये 3 ही कह रहे हैं, इनको कुछ करना काम गिना दिया। अश्विनी भाई जल्दी से, मैं मान देखिए काम गिनाने की मैंने भाई 3 गिना दो, मैं आज बहुत मजा आ रहा है आज। मैंने 19 यूपी एक लैंड लॉक स्टेट है, कहीं चारों तरफ समुंदर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद और 2017 के बाद कितने एयरपोर्ट हैं गिनाने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, अलीगढ़ और आजमगढ़ के एयरपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पहले की सरकारों ने जानते हैं क्या बनवाया राज भाई? सैफई में एयर पट्टी, वहां पर लोग जो है चार्टर प्लेन से आए, ठुमका लगाएं और वहां से जाएं, क्योंकि अगर वहां पर एरोड्रम के साथ साथ अगर एयरपोर्ट भी बनता तो वहां के लोगों के लिए सुविधा होती देश और विदेश आने और जाने की। वो सरकार का पैसा था और जो वहां पर नुकसान किया गया। आज चाहे लैंड लॉक स्टेट में इन 2 हम प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और अखिलेश जी ने जो बनवाया आगरा एक्सप्रेसवे, उसके बाद आप जोड़ लीजिए कि कितने एक्सप्रेसवे बने हैं। मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया, लिंक एक्सप्रेस हो गया, बनारस से लेकर जो है गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे हो गया। 19 एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश पहला है। तो 2 चीजें, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी प्रदेश में हो तो बता दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, अब आपने 3 काम कहा, मैं गिनाने तो दीजिए, अभी तो तीसरे पर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में बनने वाले मोबाइल का 90% उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग होता है, नोएडा में। पहले नहीं होता था, ये अभी इसी योगी सरकार के बाद होना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, सही बात। और आज जो है मेडिकल कॉलेज हुए, उससे सिर्फ मेडिकल कॉलेज मत मानिए, उसमें जो सीटें बढ़ी हैं उससे हमारा डॉक्टर बढ़ रहा है। जो हमारे पीएचसी और सीएससी खाली रहते थे, वहां पर वो डॉक्टर 5 साल बाद प्रैक्टिस करेगा वहां जाकर। उसी के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर नर्सों की भी जरूरत पड़ेगी, लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। ये सारे काम वहां हो रहे हैं। 2 एम्स, रायबरेली का एम्स पुराना था, गोरखपुर का एम्स अभी बनकर तैयार हो गया। काम गिनाने बैठूंगा राज भाई तो 1 घंटे से ऊपर का डिबेट हो जाएगा और काम कम पड़ जाएगा। आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। अच्छा ये मत कहिए ट्रिलियन मत कहिए, सुनिए, मैं फिल्म सिटी की तरह पूछ लूं जीरो, ये मत बोलिए प्लीज। नहीं, फिल्म सिटी अब जीरो हमको नहीं पता कितना बहुत सारे काम गिना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकर शतरंज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार। क्या आपकी कुंडली में है दोष? क्या नहीं मिल पा